और दोस्तों, मैं मुनीश कुमार और आप सुन रहे हैं स्टोरीज बाय सागू। आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ एक ऐसी दर्द बेचैन शाम की तरफ जब वक्त थम गया और हवाओं में खून की महक घुल गई थी। 22 मार्च 2025 की वो शाम जब बेंगलुरु के सोला देवनली इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को दहला दिया। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये है एक ऐसा राज जो इंसान की आवाज तक छीन सकता है और मौत के साए को जिंदा कर सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 22 मार्च 2025 की शाम, घड़ी की सुइयां ठीक 5:25 पर थी। बेंगलुरु के एक शांत लेकिन रहस्यमय इलाके सोला देवनाली की हल्की ठंडी हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। वहीं से कुछ ही दूरी पर एक और इलाका है, बीजीएस लेआउट, जहां इन दिनों एक निर्माणाधीन बिल्डिंग तेजी से बन रही है। आमतौर पर यह इलाका शाम के वक्त थोड़ा सुनसान हो जाता है, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था, कुछ जो लोगों की रूह तक को झकझोर देगा। बिल्डिंग के पास एक पुरानी सफेद कार चुपचाप खड़ी थी, जैसे किसी बड़े राज की गवाह हो। अचानक कार का दरवाजा जोर से खुला और एक आदमी बेतहाशा बाहर निकला। उसके चेहरे पर खौफ की परछाइयां थी, जैसे उसने अभी कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन हो। उसने दौड़ना शुरू किया, तेज, बहुत तेज, शायद जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सिर्फ 150 मीटर की दौड़ के बाद ही उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो रुक गया, या शायद रुकने पर मजबूर हो गया। उसके होंठ कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कोई भयानक राज उगलना चाहते हो। पर हैरानी की बात यह थी, उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। उसका गला जकड़ा हुआ था और वो दोनों हाथों से अपनी गर्दन को कस कर पकड़े हुआ था। तभी लोगों की नजर उस पर पड़ी। वो आदमी कांप रहा था और फिर सबकी नजर उसकी गर्दन पर गई। वहां से खून यूं बह रहा था जैसे किसी तेज धार वाले नल से पानी बहता है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिरा और रोने लगा। चारों ओर लोग इकट्ठा हुए। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या है? वो आदमी बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे किसी खौफनाक सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहता हो। लेकिन कोई भी उसके शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो आवाज जैसे कहीं खो चुकी थी। कुछ सेकंड्स में ही उसका शरीर पूरी तरह शांत हो गया। वो तड़प तड़प कर दम तोड़ चुका था। लोगों के चेहरों पर अब सिर्फ सवाल थे, डर था और उस कार की तरफ उठती निगाहें, जो अब भी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल। लेकिन उसके भीतर छिपा था शायद कोई ऐसा राज जो इस मौत की असली वजह था। उस खौफनाक घटना के बाद महज 5 मिनट के भीतर वहां भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई हैरान था, जैसे समय रुक गया हो। लोग इधर उधर से दौड़ते हुए आ रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे, बस खड़े होकर कांपते हुए देख रहे थे। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अजनबी जो कुछ कहना चाहता था, हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। लाश जमीन पर पड़ी थी, पूरी तरह खून से लथपथ। उसकी गर्दन से अब भी खून रिस रहा था, जैसे मौत भी अपना असर पूरी तरह दिखाना चाहती है। सन्नाटा ऐसा था कि लोगों की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसी बीच किसी लोकल व्यक्ति ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। घबराई हुई आवाज में उसने कहा, सर, बीजीएस लेआउट के पास एक आदमी की लाश मिली है। बहुत बुरी हालत में है, खून से पूरी तरह सना हुआ है। लगता है किसी ने मार डाला है। आप जल्दी आइए। कुछ ही समय में पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। नीली लाल बत्तियां चमकने लगी और माहौल में एक अलग ही टेंशन भर गई। पुलिस ने मौके को तुरंत घेर लिया और लाश को सावधानी से कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम को बुला लिया। जैसे ही लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, रिपोर्ट जो आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। पता चला कि उस आदमी को पहले कोई नशीला पदार्थ दिया गया था, कुछ ऐसा जो उसकी आवाज छीन ले, उसे बेहोश नहीं लेकिन लाचार कर दे। और फिर उसकी गर्दन पर कई बार चाकू से वार किए गए थे, बार बार बेरहमी से, जैसे कातिल को यकीन था कि एक भी सांस बचनी नहीं चाहिए।
अब सवाल उठता है, किसने किया ये सब और क्यों? क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर कोई ऐसा राज जिसे वो आदमी दुनिया के सामने लाने वाला था? पुलिस ने चारों ओर पूछताछ शुरू कर दी। बिल्डिंग साइट के मजदूरों से लेकर पास की दुकानों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे थे, पर जितना खोदते कहानी उतनी ही उलझती जा रही थी। ये कोई आम हत्या नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी, और पुलिस को अब उस साये की तलाश थी जो सबके सामने होते हुए भी अदृश्य बना रहा। पुलिस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे उस खौफनाक हत्या की परतें खुलने लगी। जब मृतक की पहचान की पुष्टि हुई तो एक चौंकाने वाला नाम सामने आया, लोकनाथ सिंह। उम्र करीब 37 साल, दिखने में गंभीर स्वभाव का, लेकिन उसकी जिंदगी कई राजों से भरी हुई थी। लोकनाथ का ताल्लुक कर्नाटक के रामनगर जिले के एक छोटे से कस्बे मगधी तालुक से था, और वहीं एक सड़कों से कटे फटे झाड़ियों से घिरे गांव में कन्नूर गेट उसका घर था। एक गांव जहां शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है, और जहां के लोग बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने खेतों और फसलों में ही खोए रहते हैं। जब पुलिस की टीम गांव पहुंची तो लोकनाथ के बारे में जो बातें सामने आई, उन्होंने इस मर्डर केस की शक की सुई को और गहरा कर दिया। गांव वालों ने बताया कि लोकनाथ कोई आम किसान या मजदूर नहीं था। वो गांव का सबसे चालाक और संपर्कों वाला इंसान था। उसका काम था रियल एस्टेट डीलिंग और लोन एजेंसी। लोग उसे जमीन दिलवाने के लिए खोजते थे, और कई बार बैंक से लोन पास करवाने के लिए भी उसके पास आते थे। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, और ना ही शातिर दिमाग की। लेकिन लोकनाथ की जिंदगी की सबसे रहस्यमयी बात कुछ और ही थी, और वो जुड़ी थी उसकी नई शादी से। जांच में पता चला कि दिसंबर 2024, महज 3 महीने पहले, लोकनाथ ने शादी की थी। लेकिन ये शादी जितनी तेजी से हुई, उतनी ही चौंकाने वाली भी थी। लड़की की उम्र सिर्फ 18 या 19 साल थी, ठीक लोकनाथ से आधी उम्र। गांव वालों के लिए ये किसी रहस्य से कम नहीं था। किसी को नहीं पता था वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी, और इतनी जल्दी एक अधेड़ उम्र के आदमी की पत्नी कैसे बन गई। गांव के कुछ बुजुर्गों ने दबे स्वर में बताया कि लड़की बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई छुपा हुआ डर या शायद कोई राज था। वो बहुत कम बोलती थी, ज्यादातर समय चुपचाप लोकनाथ के साथ रहती थी। कोई उसे ठीक से जानता तक नहीं था। कुछ ने तो यहां तक कहा कि वो कभी कभी आधी रात को छत पर अकेली बैठी मिलती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो या किसी चीज से पीछा छुड़ा रही हो। अब जब लोकनाथ की हत्या हुई तो पुलिस की नजरें उसी लड़की की तरफ मुड़ गई। क्या यह शादी एक दिखावा थी? क्या उस लड़की का अतीत लोकनाथ की मौत का कारण बन गया, या फिर वो खुद किसी खतरनाक खेल की मोहरा थी? पुलिस अब उस लड़की को तलाश रही थी, लेकिन जैसे ही टीम उसके ठिकाने पर पहुंची, वहां कोई नहीं था। लड़की वो जो थी वो गायब थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सबसे पहले लोकनाथ सिंह की कॉल डिटेल रिपोर्ट CDR निकाली, ताकि ये पता लगाया जा सके कि घटना से पहले वो किन किन लोगों के संपर्क में था। इसके साथ ही पुलिस ने उसके परिवार के सदस्यों और परिचितों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान एक युवती का नाम सामने आया, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष थी। उसका नाम था यशस्विनी। पुलिस जब यशस्विनी तक पहुंची और उससे प्रारंभिक पूछताछ की तो शुरुआत में उसने सामान्य बातें बताई, लेकिन जब पुलिस ने उससे गहराई और सख्ती से सवाल किए तो उसने जो बयान दिया वो जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। यशस्वी ने बताया कि जब वो लगभग 17 वर्ष की थी तब उसकी लोकनाथ सिंह से पहचान और फिर नजदीकी संबंध बन गए थे। दोनों करीब 2 वर्षों तक एक निजी रिश्ते में रहे, जिसमें किसी प्रकार की जबरदस्ती या दबाव की बात सामने नहीं आई। वो अपनी इच्छा से लोकनाथ के पास आती जाती थी। बाद में यशस्वी ने इस रिश्ते को एक कानूनी रूप देने की इच्छा जाहिर की, और दिसंबर 2024 में दोनों ने विवाह कर लिया। शादी के बाद वो साथ रहने लगे। हालांकि कुछ समय बाद यशस्विनी को यह पता चला कि लोकनाथ के कई अन्य महिलाओं से भी व्यक्तिगत संबंध थे, जो मैरिड लाइफ, विश्वास
और नैतिकता की दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय था। इस जानकारी के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच को और विस्तारित कर दिया, जिससे ये समझा जा सके कि क्या ये व्यक्तिगत संबंध इस हत्या की पृष्ठभूमि में कोई भूमिका निभा सकते हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सबसे पहले लोकनाथ की कॉल डिटेल रिपोर्ट निकाली, ताकि ये पता लगाया जा सके कि घटना से पहले वो किन किन लोगों से संपर्क में था। जैसे जैसे पुलिस ने लोकनाथ सिंह की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और निजी संपर्कों की पड़ताल शुरू की, धीरे धीरे उस लड़की का नाम सामने आया, यशस्विनी। उम्र लगभग 19 साल, चेहरा मासूम, लेकिन आंखों में गहराई, जैसे कोई अनकहा अतीत छिपा हो। पुलिस जब यशस्विनी से मिलने पहुंची तो शुरुआत में उसने बातों को घुमाने की कोशिश की, पर जब सवाल थोड़े कड़े हुए तो उसके लब धीरे धीरे खुलने लगे। उसने जो कहानी बताई वो एक आम प्रेम कहानी जैसी लगती थी, लेकिन उसके भीतर एक नाजुक एहसास, गहराई और अंत में एक टूटन छिपी थी। उसने बताया 17 साल की थी जब पहली बार लोकनाथ से मिली। शुरुआत एक आम जान पहचान से हुई, लेकिन धीरे धीरे वो एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गया। लोकनाथ की उम्र ज्यादा थी, लेकिन उसमें मैच्योरिटी थी जो यशस्विनी को खींचती चली गई। उसके बात करने का ढंग, उसकी गहरी आंखें, और जब वो सामने बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए धीरे से मुस्कुराता था, यशस्विनी को लगा कि यही वो इंसान है जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी रखना चाहती है। धीरे धीरे उनके बीच एक इमोशनल ही नहीं बल्कि शारीरिक नजदीकियां भी बढ़ने लगी। वो मुलाकातें जहां ना कोई डर था ना कोई रोक टोक, उनके रिश्ते को और मजबूत बनाती गई। मैं अपनी मर्जी से उसके पास जाती थी, यशस्वी ने कहा। हर मुलाकात में एक अपनापन था, एक चाहत थी और एक ऐसा जुड़ाव जिसे वो नाम देना चाहती थी, शादी। दिसंबर 2024 में उन्होंने शादी कर ली। पहले कुछ हफ्ते उनके लिए किसी हनीमून पीरियड जैसे थे। साथ में सुबह की चाय, बाजार घूमना, एक दूसरे को देर तक निहारना, हर चीज में प्यार घुला हुआ था। लेकिन ये जादू ज्यादा देर नहीं टिका। कुछ ही हफ्तों में यशस्विनी ने महसूस किया कि लोकनाथ का ध्यान भटकने लगा। उसकी रातें बाहर बीतने लगी, फोन पर फुसफुसाकर बातें करता, और कई बार उसके मोबाइल में कुछ ऐसे नाम और चैट्स दिखे जो यशस्विनी के दिल में शक की आग लगाने लगी। धीरे धीरे उसे पता लगा कि लोकनाथ के कई अन्य महिलाओं से भी रिश्ते थे, कुछ छुपे हुए, कुछ खुले। ये जानकर उसका दिल टूटा और उसकी वो प्यारी सी प्रेम कहानी अब एक धुंधली और दर्द भरी याद बन गई। अब पुलिस के लिए ये केवल हत्या की गुत्थी नहीं रही, ये एक रिश्ते की परतों को समझने की कोशिश बन गई, जहां प्यार था, जुनून था, पर शायद साथ में धोखा भी था। इस जानकारी के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच को और विस्तारित कर दिया, जिससे ये समझा जा सके कि क्या ये व्यक्तिगत संबंध इस हत्या की पृष्ठभूमि में कोई भूमिका निभा सकते हैं। जिस प्रेम को यशस्वी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना समझा था, वो धीरे धीरे एक डरावना और स्यासच बनता जा रहा था। लोकनाथ के व्यवहार में जिस तरह बदलाव को उसने पहले नजरअंदाज किया था, अब वही उसे भीतर तक हिला देने लगा था। बात बात पर गुस्सा, रात रात भर बाहर रहना, मोबाइल पर छुपकर बातें करना, सब कुछ अनकंफर्टेबल था। इन्हीं हालातों से परेशान होकर एक दिन यशस्विनी अपने मायके चली जाती है, कुछ सुकून, कुछ अपनापन पाने की उम्मीद में। मगर वहां पहुंचते ही उसके सामने एक और तूफान खड़ा हो जाता है। उसके घर वालों को अब जाकर पता चलता है कि उसने शादी कर ली, वो भी अपने से लगभग दुगनी उम्र के व्यक्ति से। यह खबर जैसे ही सामने आती, घर में हड़कंप मच जाता है। माँ हेमाबाई और पिता इस बात पर गुस्से से कांपने लगते। उनके लिए न केवल एक इमोशनल झटका था, बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। यशस्विनी ने शांत स्वर में बस इतना कहा, मैंने उससे प्यार किया था और सोचा था कि वही मेरा हमसफर बने। पर वो जिस इंसान को हम सफर समझ रही थी, वो अब धीरे धीरे एक अंधेरे, पागलपन और विकृति से भरी सोच का व्यक्ति बनकर सामने आ रहा था। एक रात जो यशस्विनी की जिंदगी का सबसे भयावह अनुभव बन गई। वो और लोकनाथ
एक निजी पल में एक दूसरे के करीब थे। उस क्षण यशस्विनी के भावनाओं में बह रही थी, पर तभी लोकनाथ ने उसके कान में जो कहा वो सुनकर उसकी रूह कांप उठी। तुम्हारी माँ हेमाबाई ज्यादा उम्र की नहीं है, देखने में भी आकर्षक है, क्यों ना एक रात उसके साथ भी। यशस्विनी का पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। उसने तुरंत खुद को उससे अलग किया। तुमने क्या कहा? उसकी आंखों में गुस्सा, दुख और घृणा एक साथ उभर आया। लोकनाथ हंसने लगा, जैसे ये सब उसके लिए कोई खेल हो। ये कोई मामूली वासना नहीं, ये एक बीमार सोच का प्रूफ था। उस व्यक्ति ने जो शब्द कहे थे वो न केवल पत्नी के विश्वास को तोड़ते थे, बल्कि एक बेटी की आत्मा को भी चीर देने जैसे थे। यशस्विनी बिना एक पल गवाए उसी रात अपना सामान उठाया और मायके लौट आई। वो किसी को कुछ नहीं बोली, बस सीधी अपनी माँ के सीने से रोने लगी। और जब उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो पूरा परिवार हैरानी और आक्रोश में डूब गया। बाद में जब मीडिया में लीक हुई तो पूरा समाज सन्न रह गया। एक पति जो अपनी पत्नी से ऐसा घटिया और शर्मनाक अनुरोध करता है, क्या ऐसा व्यक्ति सिर्फ चरित्रहीन है या कोई खतरनाक मेंटली प्रॉब्लम से ग्रसित? अब यह मामला सिर्फ एक विवाह विवाद नहीं था, ये बन गया था एक ऐसे बीमारी से ग्रस्त दिमाग की जांच जिसने कई जिंदगियों को झकझोर दिया। मायके लौटने के बाद यशस्वी ने एक मजबूत फैसला कर लिया। अब वो भी उस आदमी की शक्ल नहीं देखी और ना ही उससे बात करेगी, ना उसके घर लौटेगी। उसका आत्मसम्मान, उसका भरोसा और उसकी भावनाएं, सब कुछ उस आदमी ने कुचल कर रख दिया था। लेकिन जैसे ही यह खबर ससुराल पहुंची, लोकनाथ आग बबूला हो गया। एक दिन अचानक ही वो बिना किसी सूचना के उसके मायके आ धमकता। दरवाजा किसी और ने खोला था, लेकिन वो सीधे अंदर घुस गया। कहाँ है वो? बाहर निकलो यशस्विनी। उसकी आवाज में शराब की बू थी और आंखों में पागलपन। जैसे ही यशस्विनी सामने आई, वो गालियां देने लगा। मेरे साथ रहकर अब बहाना बना रही हो? किससे मिलती है मायके में? माँ बाप ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन पर भी अपमानजनक शब्दों की बौछार कर दी। माहौल में अचानक आग लग गई थी। मोहल्ले के लोग तक जमा हो गए, लेकिन लोकनाथ को जैसे होश ही नहीं था। उसके जाने के बाद हेमाबाई ने अपनी बेटी को पकड़कर डांटते हुए कहा, ये सब पहले छिपकर शादी करती हो, फिर 15 दिन भी ससुराल नहीं टिकती। अभी तो तुम्हारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ। यशस्विनी अब चुप नहीं रही। उसने माँ की आंखों में देखते हुए एक एक लफ्ज में कहा, माँ, वो आदमी सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी बनना चाहता था। उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हारे साथ भी संबंध बनाना चाहता। सन्नाटा छा गया। हेमाबाई जैसे पत्थर बन गई। कुछ पल के लिए उनकी सांसें थम गई। अब घर वालों को समझ आ गया कि यह सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, ये एक मेंटली बीमारी की गंभीर चेतावनी थी। वक्त बीता गया। 22 मार्च 2025 की शाम आती है। सब कुछ अचानक फिर से बदलने लगा वाला था। यशस्वी ने उस दिन लोकनाथ को फोन किया, आवाज में नरमी, अंदाज में मोहब्बत, जैसे सब कुछ माफ कर देना चाहती है। तुमसे बात करनी है, बहुत याद आ रही है, एक बार मिल लो। लोकनाथ को जैसे एक आखिरी उम्मीद मिल गई। वो मान गया। कहाँ मिलना है? पीजीएस लेआउट के पास 16 देवनाली में एक बिल्डिंग बन रही है, वहीं आ जाओ। शाम ढलने लगी थी। चारों तरफ एक गहरा था अंधेरा, हवा में एक अजीब सी चुप्पी। लोकनाथ पहुंचता है। यशस्विनी पहले से मौजूद होती है। दोनों बैठते हैं, बात करते हैं। खाना मंगवाया गया, शराब भी चलती है। पहले तो हल्की बातचीत होती है, जैसे कुछ सुलझाने की कोशिश हो रही है। जैसे जैसे शराब चढ़ती है, लोकनाथ की जुबान लड़खड़ाने लगती है। उसका शरीर ढीला पड़ने लगता है। वो नशे में डूब रहा था। उसकी आंखें आधी बंद और बोलने की ताकत भी नहीं बची थी। लेकिन यशस्विनी अब वो डरी हुई लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में कोई और ही इरादा था। अब जो होने वाला था वो एक ऐसा मोड़ था जो इस कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। 22 मार्च 2025
शाम करीब 5:15 बजे बीजीएस लेआउट के पास एक अधूरी सी दिखने वाली अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एकदम शांत थी, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में एक पुरानी धूल जमी हुई कार खड़ी थी। कार के भीतर यशस्विनी और लोकनाथ आमने सामने बैठे थे। दोनों के सामने खाना रखा था और शराब की बोतल आधी खाली हो चुकी थी। बातचीत हो रही थी, धीरे धीरे, गहरी और कहीं ना कहीं भीतर छिपे हुए तूफानों के साथ। लेकिन उस बिल्डिंग के बाहर एक और साया चुपचाप दबे पांव आ रहा था। वो थी हेमाबाई, यशस्विनी की मां। उसे सब समझ आ गया था। वो अब चुप नहीं बैठने वाली थी। उसके हाथ में एक चमचमाती हुई धारदार छुरी थी, जिसे उसने अपनी साड़ी में इस तरह छिपा रखा था कि किसी को जरा भी शक ना हो। हेमाबाई जानती थी कि उस आदमी ने उसकी बेटी का बचपन छीना, उसकी मासूमियत छीन ली और अब उसकी खुद की अस्मिता पर भी नजर डाल चुका था। उसने बेटी से साफ कहा था, तू बस उसे वहीं रोकना, बाकी मैं देख लूंगी। जैसे ही वो पहुंची, उसने देखा लोकनाथ पूरी तरह नशे में था। एक तरफ बोतल रखी हुई थी, दूसरी तरफ उसका सिर ढुलक रहा था। दरवाजा धीरे से खोला। लोकनाथ ने मुड़कर देखा भी नहीं। उसने समझा शायद हवा का झोंका है या कोई आवाज। लेकिन तभी पहला वार। हेमा की छुरी उसकी गर्दन की साइड में गहराई तक उतर चुकी थी। उसने झटका खाया, बोतल हाथ से छूट गई। दूसरा वार, तीसरा वार, फिर चौथा। यशस्विनी चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सुकून था। लोकनाथ अब तक समझ ही नहीं पाया था। उसके होंठ हिले, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, पर आवाज नहीं निकल रही थी। वो लड़खड़ाता, किसी तरह कार का दरवाजा खोलता और बाहर की ओर भागने की कोशिश करता। शरीर से खून की धार बह रही थी। गर्दन के जख्म इतने गहरे थे कि उसकी विंड पाइप भी कट चुकी थी। शराब और नशे ने उसके शरीर को पहले ही सुन्न कर दिया था। अब जहर था उसकी नसों में बहता हुआ। लगभग 150 मीटर तक वो लड़खड़ाता भागता। लोगों ने देखा एक आदमी बेतहाशा भाग रहा था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफनाक मौत का पैगाम था। उसने गला बहुत जोर से पकड़ रखा। खून ऐसे बह रहा था जैसे किसी पाइप से पानी बहता। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर की हरकत बंद हो गई। लोग पास आए, शोर मचाया, भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन वो अब सिर्फ एक लाश बन चुका था, एक रहस्य के साथ। जब तक भागते हुए घायल शख्स तक पहुंचे, बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें अब जिंदगी नहीं बल्कि एक अधूरी चीख कैद थी। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। चारों ओर भीड़ थी, शोर था और अफवाहों की गूंज। ये कोई प्रेम कहानी थी या खून का बदला? शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब शुरुआती जांच हुई तो जैसे पूरे मामले की परतें खुलनी शुरू हो गई। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और आसपास मौजूद गवाहों की बातों ने एक कहानी की ओर इशारा किया। और उस कहानी के केंद्र में थी दो महिलाएं, हेमाबाई और उसकी बेटी यशस्विनी। पुलिस ने बिना समय गवाए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब यह खबर सामने आई कि एक बेटी ने अपनी ही मां के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है, तो पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग दबी आवाज में कहने लगे, शायद उस लड़की ने ठीक किया, वरना और कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। कुछ को गुस्सा आया, कातिल कोई भी हो, सजा तो मिलनी चाहिए। मामले की तुलना अब अन्य हत्याओं से की जाने लगी। औरैया की वो घटना जहां शादी के चंद दिन बाद पत्नी ने पति का कत्ल कर दिया। जयपुर का केस जहां प्रेम में चली गई महिला ने अपने जीवन साथी को खत्म कर दिया। और अब मेरठ की मुस्कान, जिसने घरेलू हिंसा से तंग आकर खून से नाता जोड़ा। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कोई इसे न्याय का हथियार कह रहा था, तो कोई इसे इमोशनल ब्लैकमेल और मर्डर का जाल। लेकिन इस केस में एक चीज बाकी मामलों से अलग थी। यहां सिर्फ एक हत्या नहीं हुई थी, बल्कि एक कहानी मरी थी, एक मासूमियत गिरी थी, एक सिस्टम नाकाम हुआ था।
और साथ ही एक माँ की ममता ने हथियार उठा लिया था। मरने वाले के भाई ने एफआईआर दर्ज करवाई। अब पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। क्या यशस्विनी और हेमाबाई जो कह रही हैं वो सच है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी प्लानिंग है? जो भी सच है वो आने वाले समय में जांच और कोर्ट के सामने उजागर होगा। लेकिन समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। 17 साल की लड़की जिसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, कैसे एक दुगनी उम्र के व्यक्ति के प्यार में पड़ी, उसके साथ रिलेशनशिप में रही और माँ बाप को भनक तक। क्या ये सवाल सिर्फ उसी परिवार से है या हम सब से? पेरेंट्स के लिए ये एक आंखें खोल देने वाली कहानी है। सिर्फ खाना खिलाना और स्कूल भेजना जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदेही है बच्चों की दुनिया समझने की। उनके दोस्त कौन है, वो कहाँ जाते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, ताकि अगली बार कोई और यशस्विनी अपनी मासूमियत खोने से पहले किसी से मदद मांग सके। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस रहस्य, प्यार और जुनून की जो धीरे धीरे एक काली साजिश में बदल गई, जहां एक लड़की की मासूमियत, एक आदमी की हवस और समाज की सब ने मिलकर एक दर्दनाक अंत को जन्म दिया। पर क्या यह अंत था या सिर्फ एक नई शुरुआत? एक और राज जो अब भी उस सफेद कार में छुपा बैठा है। जवाब शायद अगली कहानी में मिले। मैं मुनीश कुमार जल्द फिर लौटूंगा एक नई सच्ची या सच्चाई से भी ज्यादा खतरनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टोरीज बाय सागू को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए, हर सन्नाटा किसी चीख को दबाकर बैठा होता है। नमस्कार। जिंदगी जिंदाबाद।